तो बेटा ये बताइएगा कि लास्ट क्लास में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। लास्ट क्लास हमने कहाँ एंड की थी? मैसेज कर दें या जो है वो अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताइए। पीएच कर्व या टाइट्रेशन कर्व हमारे कंप्लीट हो गए थे। हेलो, कोई है जाग रहा है? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? जी सर, आ रही है। जी ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए लास्ट क्लास में क्या टॉपिक किया था? पीएच कर किया था। जी किसी को भी नहीं पता मैंने लास्ट क्लास में क्या टॉपिक करवाया था? पीएच कर्व हम कर रहे थे। उस पीएच कर्व में लास्ट हमने कौन सा पीएच कर्व किया था? बिल्कुल ठीक बात है, पीएच कर्व तो मुझे याद है बेटा। मुझे ये बताइए मैंने कितने पीएच कर्व आपको करवा दिए? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का करवा दिया था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का करवा दिया था। 4 पीएच कर्व हैं, 5 करवा दिए। पांचवा कौन सा करा दिया? 4 मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। हाँ ठीक है, इसका मतलब पीएच कर्व हमने कर लिया है। तो आज का जो फिर हमारा टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स। अच्छा, अब आप सबको पता है कि इंडिकेटर्स आप जो टाइट्रेशन के दौरान यूज करते हैं
ये इंडिकेटर्स आपको एंड पॉइंट फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं टू फाइंड आउट एंड पॉइंट ऑफ एनी टाइट्रेशन। बेसिकली अगर आप इंडिकेटर्स बाय डेफिनेशन लेते हैं, इंडिकेटर्स को हम डिफाइन करते हैं कि दोज वीक ऑर्गेनिक एसिड्स which हमने वीक एसिड और वीक बेस नहीं किया था। अच्छा ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस कर लेते हैं पहले हम। वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस वही है जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। उनके टर्निंग पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। उनके जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर बात हो चुकी है। अब हम देखें वीक एसिड और वीक बेस जो है वो लेते हैं CH3CO2H, इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, और अमोनिया एक्वस, अमोनिया एक्वस इज अ वीक बेस। और अगर हम इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लें, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, और इसका हम 25 cm क्यूब ले लें। इसी तरह से अमोनिया भी हम 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ले लेते हैं, और 0.1 मोल पर डीएम क्यूब के साथ अगर हमने 25 cm क्यूब लिया है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिसका फिक्स वॉल्यूम हम लेते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम वाला हमेशा टेकन इन अ फ्लास्क, और जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, यानी जो दूसरा सॉल्यूशन होता है, दैट मस्ट बी टेकन इन अ ब्यूरेट। नाउ इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, और हमें ये नहीं पता कि इसकी पीएच क्या होगी, क्योंकि 0.1 मोल पर डीएम क्यूब वीक एसिड की हमें के वैल्यू जब तक मालूम ना हो तब तक हम उसकी पीएच नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब एक अंदाजन स्टार्टिंग पॉइंट सजेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूं कि वीक एसिड में स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पीएच नोन नहीं है और एसिड आपका वीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा इट इज अराउंड 2.523। इट इज अराउंड 2.523। 2.523 would be the starting point. In case of weak acid, starting point must be 2.523. Starting point must be 2.523. और अब आप अगर इसको इक्वेशन में देखें कि इनका आपस का रेशियो क्या है, इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड, तो इट रिलीजेस वन प्रोटॉन while ammonia will accept one proton, तो ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन में बनेगा।
इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम इथेनोएट। दिस इज अमोनियम इथेनोएट। और यहाँ रेशो जो है आपको नजर आ रहा है कि 1:1 का। 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ अमोनिया। अब हम इसका कर्व स्केच करेंगे। दैट इज इन बिटवीन पीएच और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एडेड, क्योंकि फ्लास्क के अंदर हम अमोनिया ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एडेड, और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये अगर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 3 है, तो अराउंड 2.5 और 3 वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। और 1:1 के रेशियो का मतलब यह है कि एंड पॉइंट विल बी एट 25। अच्छा, अब हमारा एसिड वीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता पीएच जो है वो राइज होगी। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि वीक एसिड के केस में जो पीएच शार्पली इंक्रीज होती है वो अराउंड पीएच 6 होती है। वीक एसिड के केस में जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां पीएच शार्पली इंक्रीज होती है, दैट इज अराउंड 6 एंड 6.5। तो ये पीएच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और अराउंड 6 और 6.5 जो है ये पीएच शार्पली इंक्रीज करेगी। और ये आपकी पीएच 7 है और ये 8 है। एंड बिकॉज ऑफ वीक बेस द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट वुड बी एट अराउंड पीएच 8, और फिर ये पीएच ग्रेजुअली इंक्रीज। So this is a shape of titration curve whenever it is plotted in between weak acid and weak base. लेकिन आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द ग्राफ है, ये जो जहां पर पीएच शार्पली इंक्रीज हुई है, वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि पीएच जो है वो 6.5 से 8 अचानक होती है, तो उसमें कोई बहुत मेजर जंप नहीं आता, जो कि पिछले ग्राफ में आपने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, कि वो जंप जो था वो ज्यादा शार्प था, वो ज्यादा पीएच कवर कर रहा था। बहरहाल ये टाइट्रेशन कर्व का शेप है whenever it is plotted in between pH and volume of ammonia added. टर्निंग पॉइंट्स अगर आपके जहन में रहेंगे कि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 6 to 6.5, और यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है इट इज अराउंड 8। ये इनके टर्निंग पॉइंट्स हैं। और ये वीक एसिड का स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहां से अगर आपको पीएच नोन नहीं है, अगर आपको पीएच मालूम नहीं है, तो आप जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे। तो इट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, वीक एसिड का स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पीएच मालूम नहीं है तो इट वुड बी अराउंड 2.5 to 3। तो इन बिटवीन 2.5 to 3 आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब इसका एक रिवर्स केस कर लेते हैं। रिवर्स केस का मतलब ये है कि सेम सिचुएशन,
बट विद डिफरेंट केस। और केस ये है कि हम इथेनोइक एसिड ही ले रहे हैं और अमोनिया ही ले रहे हैं, but this time ammonia is 0.20 mole per dm cube और इथेनोइक एसिड is 0.10 mole per dm cube, and ammonia is taken in a as 20 cm cube। और अगर आपको फिक्स्ड वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब है कि इट मस्ट बी टेकन इन अ फ्लास्क। और इथेनोइक एसिड जो है वो हम डेफिनेटली ब्यूरेट में ले, ठीक है जी। अब ट्राई टू मेक अ टाइट्रेशन कर्व, तमाम लोग खुद से ट्राई करें। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, आप बनाएं खुद से, इसका एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करें और उसके बाद ये सोचिए कि अगर आप फ्लास्क के अंदर अमोनिया ले रहे हैं तो व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पीएच ऑफ अमोनिया इफ इट इज नॉट गिवन। याद होगा मैंने बताया था कि वीक बेस के केस में, इन केस ऑफ वीक बेस के केस में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वीक बेस के केस में अगर आपको पीएच मालूम है तो इट्स फाइन, अदरवाइज आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इट शुड बी अराउंड 11 to 11.5। अगर आपको पीएच मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो इट शुड बी अराउंड पीएच जो मैंने आपको ये बताया था।
ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप में से मेजॉरिटी ने इसको ड्रॉ किया होगा और इसको 2.5 से 3 कहा था। किसका भाई? मैंने 2.5 से 3 स्टार्टिंग पॉइंट उस वक्त कहा था जब आपने फ्लास्क के अंदर एसिड लिया था, वीक एसिड। अभी आप ले रहे हैं फ्लास्क के अंदर बेस। तो आप जब इनिशियल पीएच फाइंड आउट करेंगे तो वो बेसिक पीएच होगी। अब जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा पीएच और वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडिड के दरमियान बनेगा। अच्छा, एंड पॉइंट का जहां तक ताल्लुक है तो हमेशा मैंने कहा था कि आपको ये चेक करना होगा कि जो सॉल्यूशन आप ब्यूरिट में ले रहे हैं वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क आ रहा है। अब आप देखिए, जो ब्यूरिट वाला सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई है, और अगर ब्यूरिट वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाफ हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है, अगर कंसंट्रेशन इज हाफ, if concentration is half, then required volume जो होगा, required volume will be doubled, required volume will be doubled। तो अगर आपने 20 cm क्यूब लिया है फ्लास्क में और जो एसिड आपने लिया है वो कंसंट्रेशन हाफ हो गई है, इसका मतलब होगा कि जो ब्यूरिट में आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो डबल हो जाएगा। तो ये pH 7 और अब आपका एंड पॉइंट वुड बी एट 40 cm क्यूब। लेकिन ये pH 14 है। अब आपको नहीं पता कि फ्लास्क के अंदर वीक बेस का ये एक्चुअल pH क्या है। सम टाइम एग्जामिनर pH आपको बता देता है, तो दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर आपको pH नोन नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 8, 9, 10 एंड 11, तो अराउंड 11 एंड 11.5 ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड इट विल गो अप टू 8। अब फिर अराउंड 8 ये शार्प टर्निंग पॉइंट आएगा और फिर ये pH 6.5। So this is the shape of titration curve whenever it is plotted in between weak base in a flask and strong acid in a burette। और एंड पॉइंट का मैंने आपको बता दिया कि एंड पॉइंट हमने डबल इसलिए किया है कि जो सॉल्यूशन हम ब्यूरेट से डाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन हाफ है, यानी कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में हमेशा जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आप ऐड कर रहे हैं वो ज्यादा रिक्वायर्ड। होपफुली अब आपको ये बात समझ में आ गई हो। ओके जी, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। बेटा अपने मार्कर को अपने कंट्रोल में रखें। ये एक क्वेश्चन है जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था कि पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। So it is a type of question कि sulfuric acid is strong diabasic acid which ionizes
इन सोल्यूशन एज फॉलोज। अब आप देखें ये डाई बेसिक है, इसका मतलब है कि 2 प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। द ऑर्गेनिक बेस गुआनिडीन, आपको फार्मूला नहीं पता, लेकिन उसने उस फार्मूले की जगह यहाँ बी लिखा है, दिस इज ऑर्गेनिक बेस एंड ऑर्गेनिक बेस इज एक्सेप्टिंग 1 प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक बेस का और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रेशियो है वो 2:1 है। 2 mole of organic base will react with 1 mole of sulfuric acid, where B represents the molecule of guanidine. When 25 cm cube sample of dilute sulfuric acid was titrated, तो गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम हमेशा फ्लास्क में होता है, इसका मतलब है कि ब्यूरिक से जो हम ऐड कर रहे हैं वो वॉल्यूम ऑफ गुआनिडीन है। और ये बात याद रखिएगा कि गुआनिडीन उसने खुद बताया है कि ये ऑर्गेनिक बेस है। अब यहां आपको ग्राफ से एंड पॉइंट निकालना है, और ये देखिए कि ग्राफ से एंड पॉइंट कैसे निकलेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राफ से एंड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो pH 7 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे pH 7 से, इट इज एट अराउंड 34, वो जब आप स्केल रख के करेंगे तो माइट बी इट इज 33.5 और 34, व्हाटएवर यू हैव। ये आपका जो पॉइंट है जहां पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम pH 7, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ये इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है। तो अब बहरहाल यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन में उसने कहा है पहला पार्ट कि यूज दिस कर्व टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Is guanidine a strong or weak base? Explain your answer. This question is open for you. Anyone can answer. Is guanidine a strong or a weak base? Explain your answer. जी, guanidine स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ये आपको पता चलेगा कि फाइनली सॉल्यूशन की पीएच क्या हो रही है। आपने कहा, मेहर अली ने कहा कि स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह आप देखें कि जब आप वॉल्यूम ऑफ गुआनिडीन ऐड करते जा रहे हैं तो पीएच क्या जा रही है, 14 मैक्सिमम। जबकि वीक बेस जो होता है उसकी पीएच जो होती है वो, जैसे मैंने कहा था कि 11.5 12 से ज्यादा नहीं होती, 11.5 होती है। तो इफ द pH goes to 14 13, that will clearly indicate that your base is a strong base. So this guanidine is known to be a strong base because pH of solution goes to 14, which shows that guanidine is a strong base. Hopefully आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसकी मैक्सिमम pH 11 या 12 के इन बिटवीन रहती तो हम कहते कि इसका मतलब यह है कि इसकी मैक्सिमम pH 11-12 मींस कि ये बेस वीक है। इसी तरह से आप देखें ये एसिड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पीएच शुरू हो रही है अराउंड 1, और जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी पीएच जो है वो शुरू होती है 2.5 और 3 से। तो सम टाइम आपको एग्जामिनर इस तरह से कर्व स्केच किए हुए होते हैं और आपको डिफरेंट केसेस गिवन होते हैं, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप सेलेक्ट करो कि इनमें से कौन सा केस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहरहाल ये जो है इस क्वेश्चन का अगेन आंसर कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसके स्ट्रॉन्ग होने का जो रीजन है वो ये है कि पीएच जो है वो 14 तक जा रही है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन,
The pH at the start of the titration was 0.70. Calculate the concentration of H positive ion. Now, how to calculate concentration of H positive ion? In order to calculate concentration of H positive ion, formula आपको मैंने लिखवाया था. It will be 10 to the power minus pH. 10 to the power minus pH. और 10 to the power minus pH का मतलब ये है कि 10 to the power minus 0.70. अब आप में से कोई इसे कैलकुलेट करे तो that will be equivalent to concentration of H positive ion. Anyone can calculate concentration of H positive ion? अच्छा जी, आपने बताया 0.2 और आपने बताया 0.199, तो ठीक है. इसका मतलब ये है कि 2 डेसिमल तक, तो ये 0.20 mole per dm cube would be the concentration of H positive ion. ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि कैलकुलेट concentration of H positive ion. And hence the concentration of sulfuric acid. अब अगर आप ऊपर देखें तो उसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड और H पॉजिटिव आयन का रिलेशन बताया हुआ है कि 2 मोल ऑफ H आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का और H आयन का जो रेशियो है कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ H आयन. सो अगर H आयन आपके पास 0.20 है तो सल्फ्यूरिक एसिड वुड बी 0.10 मोल पर डीएम क्यूब. ये है हमारे नेक्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन. वॉल्यूम जो है, जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की, इट इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब. ओके, नेक्स्ट. जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें उसने आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोनेडीन कैलकुलेट करवाई है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोनेडीन के लिए आपको अगर प्रीवियस पेज पे दोबारा देखें, प्रीवियस पेज पे उसने आपको बताया था कि 25 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उन्होंने लिया है और 25 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन इज 0.20 और जो आपका एंड पॉइंट है टाइट्रेशन का वो 34 है, वॉल्यूम ऑफ गोनेडीन. तो इसका मतलब है कि आपको ये बात पता है कि पहला काम आप ये करेंगे, कि यू हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in 25 cm cube of sulfuric acid. So 1000 cm cube contain 0.2 mole H positive ion. So 25 cm cube will contain X. तो ये हो जाएगा 0.2 into 25 divided by 1000. ये 25 into 2 is 50. So 2.5 is 5.0. I think it would be 5 into 10 to the power minus 3 mole. ये आ गए मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन 25 cm क्यूब. ठीक है, तो ये तो एक पार्ट सॉल्व हो गया, हमने मोल ऑफ H आयन निकाल लिए. उसके बाद H आयन का और बेस का जो रेशियो है गोनेडीन का, इक्वेशन में गिवन था 1:1. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास H आयन की कॉन्सेंट्रेशन
5 इंटू 10⁻³ है, तो फिर ऑर्गेनिक बेस की कॉन्सेंट्रेशन भी, सॉरी मोल्स भी 5 इंटू 10⁻³ मोल होंगे। तो नेक्स्ट आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक बेस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब आप यहाँ 1000 cm³ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पर 1000 cm³ कैलकुलेट की जाती है। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1000 cm³ में कैलकुलेट की जाती है। तो अब जो भी इसका आंसर आ रहा है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। जी, कॉन्सेंट्रेशन जो आपने निकाली है दैट इज 0.147। तो 0.147 मोल पर डीएम क्यूब वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो दैट वुड बी 0.15 मोल पर डीएम क्यूब, बिकॉज 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक या 2 डेसिमल तक आप आंसर दे रहे हैं। अच्छा, फाइनली ये है मोल पर डीएम क्यूब गोनाडीन के, और यहां पर आपको मास गिवन है गोनाडीन का पर डीएम क्यूब। अब आपको एमआर निकालना है। आप जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एमआर। तो अब एमआर निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एमआर इज इक्वल टू मास अपॉन मोल, और मास कितना है? मास इज 8.68 डिवाइडेड बाय मोल आपने कैलकुलेट किए 0.15। अब आप कहेंगे ये मोल तो नहीं है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो भाई ये कॉन्सेंट्रेशन मोल ही होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 डीएम क्यूब। तो यहाँ पर आपने मास भी 1 डीएम क्यूब में लिया है और मोल भी 1 डीएम क्यूब में लिया है, तो डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ये मास अपॉन मोल हो जाएगा, और इसका जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी एमआर ऑफ गोनाडीन। वो गोनाडीन का एमआर हो। एनीवन कैन गिव द आंसर? होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी इस पूरे क्वेश्चन में। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई बात क्लियर नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको टाइट्रेशन कर्व से रिलेटेड है, जिसमें आपने एंड पॉइंट फाइंड आउट किया है। ये आंसर 59 आ रहा है या 57.9 आ रहा है, एक दो अलग अलग आंसर्स। 59.05 57.9 में फर्क है, तो आप चेक कर लीजिएगा। एक बात देखें, एक चीज का ख्याल रखा करें कि जब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो जो वैल्यू आप लिखें, अपने कैलकुलेटर को क्लियर करके वो वैल्यू पुट करके फिर आगे कैलकुलेशन किया करें। आप लोग क्या करते हैं कि आंसर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और यहाँ पर लिखते कुछ और है, क्योंकि आंसर वहां पर 10 सिग्निफिकेंट नंबर में या 12 सिग्निफिकेंट नंबर में होता है, तो इस वजह से जो आपका आंसर लास्ट आंसर है वो चेंज हो जाता है। तो बी केयरफुल फॉर दैट कि अगर आपने उसको राउंड ऑफ करके 0.15 लिया है तो आप उसको क्लियर करें, और फिर जितनी वैल्यू आपने ली है उसी वैल्यू को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया करें। कैरी फॉरवर्ड ना किया करें, क्योंकि इससे आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, मैं इससे रिलेटेड आप चाह रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन जो हैं वो आप फर्दर देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पास्ट पेपर वी हैव।
अच्छा जी, अब ये जो है वो ये क्वेश्चन, अब आप नेक्स्ट देखिए कि ये क्वेश्चन जो है वो जून 14 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका डीप पार्ट अभी सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि उससे रिलेटेड वो ग्राफ है। फिर आगे इसके डीप पार्ट में कहा जा रहा है कि 20 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब NaOH were slowly added to a 10 cm cube of 0.1 mole per dm cube ethanoic acid। यानी NaOH 20 डाल रहा है और इथेनोइक एसिड 0.1 है और 10 मौजूद है पहले से, and the pH was measured throughout the addition। Calculate the number of moles of NaOH remaining at the end of the addition। Number of moles of NaOH remaining। आप ये देखिए कि अगर आपने फ्लास्क के अंदर एसिड लिया है, बिकॉज के 10 cm क्यूब आप ले रहे हैं और उसमें NaOH 20 cm क्यूब डाल रहे हैं, तो आपको पता है कि NaOH का और इथेनोइक एसिड का रेशियो 1:1 होता है। तो 10 cm क्यूब से रिएक्ट करेगा, तो रिमेनिंग मोल्स जो होंगे वो होंगे कितने? 10 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब NaOH जो है वो रिमेनिंग होगा एट द एंड पॉइंट। जब एंड पॉइंट आएगा तो आपने चूंकि NaOH ज्यादा डाला है तो 10 पर 10 रिएक्ट कर जाएगा, जबकि 10 cm क्यूब NaOH एक्सेस हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि 10 यूज अप हो गया और 10 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब NaOH रिमेन। तो अब आपने मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द एडिशन। इस एडिशन के बाद NaOH कितना रिमेनिंग है, तो NaOH रिमेनिंग में आप यही करेंगे कैलकुलेशन कि 1000 cm क्यूब कंटेन 0.1 मोल NaOH, तो 10 cm क्यूब विल कंटेन X। तो ये हो जाएगा 1 into 10 to the power -3 मोल NaOH रिमेनिंग। और फिर कह रहे हैं कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन एट द एंड ऑफ द एडिशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो आपने मोल कैलकुलेट किए हैं ये NaOH के मोल हैं जो एक्सेस में हैं, लेकिन जब आप ये टाइट्रेशन एंड करेंगे तो आपका टोटल वॉल्यूम जो होगा 10 cm क्यूब एसिड का और 20 cm क्यूब अल्कली का, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा एट द एंड ऑफ द एडिशन वो 30 cm क्यूब होगा। और ये जो NaOH बचा हुआ है ये 30 cm क्यूब में बचा हुआ है। तो अब आप लिखेंगे पार्ट 2 के सॉल्यूशन में कि 30 cm क्यूब कंटेन 1 into 10 to the power -3 mole OH negative ion. So 1000 cm cube will contain 1000 cm cube will contain X। होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जो 10 cm क्यूब NaOH एक्सेस में है वो एक्चुअली टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है वो 20 है, लेकिन पहले हमने जो एक्सेस NaOH था उसमें NaOH के मोल्स निकाले और वो मोल्स टोटल 30 cm क्यूब में अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट हमने निकाला कॉन्सेंट्रेशन कि 30 cm क्यूब में अगर इतने मोल्स हैं तो फिर 1000 में कितने होंगे, वो जो भी आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल दीजिए।
ये कॉन्सेंट्रेशन जो आ रही है 0.033 आ रही है, तो 0.033 मोल per dm cube would be the concentration of OH negative ion आ गई. Now using expression Kw की वैल्यू 1 into 10 to the power minus 14 है और H आइन और OH आइन की जगह आप पुट करेंगे 0.033, तो 1 into 10 to the power minus 14 divided by 0.033, ये आ जाएगा concentration of H positive ion जो उसने यहां कैलकुलेट करने को कही है। और फिर जो आंसर आएगा उससे आप पीएच निकालेंगे बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ द आंसर। पहले इसका आंसर बताइए। 1 into 10 to the power minus 14 divided by 0.033। जी बेटा आंसर। थ्री 10 to the power minus 13 और फिर 3.03 10 to the power minus 13 की पीएच निकाल दें। ये होगी पीएच एट द एंड, जब पीएच है एट द एंड ऑफ एडिशन, पीएच एट द एंड ऑफ एडिशन ये आ रही है। क्या पीएच आ रही है? एनीवन कैन? Quickly find out the pH. (12.5). इसका मतलब ये है कि आफ्टर दिस एडिशन जो पीएच आपकी फाइनली पहुंचेगी वो 12.5 पे हो। जब आप 10 cm क्यूब इथेनोइक एसिड में जब आप ऐड करेंगे 20 cm क्यूब ऑफ NaOH, तो NaOH ऐड करने के बाद यानी 30 cm क्यूब पर आपकी पीएच 12.5 हो। अब यही बात एग्जामिनर नेक्स्ट पेज पे स्केच करवा रहा है। Now on the following axis sketch how pH will change during the addition of 20 cm cube of NaOH. Mark clearly the end point occurs. अब एंड पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि 10 का एंड पॉइंट 10 पर आएगा और फ्लास्क के अंदर आपका एसिड वीक है, तो वीक एसिड के केस में स्टार्टिंग पॉइंट इज अराउंड 3 और 10 पे एंड पॉइंट आएगा और वीक एसिड की वजह से जो शार्प इंक्रीज आएगा इट इज एट अराउंड पीएच 6 और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से 8 9 10 11 जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आएगा इट वुड बी एट अराउंड 11 और आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH 20 जो पीएच मैक्सिमम पहुंचेगी वो 12.5 होगी। ये है बेटा शेप ऑफ टाइट्रेशन कर्व। ये क्वेश्चन थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से आया है पेपर में, इसलिए ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। ये जून 14 का क्वेश्चन है, तो जून 14 के दोनों वेरिएंट में ऐसा क्वेश्चन मौजूद। ये जून 14 आप मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपने जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है वो खुद ट्राई करना है। अगर इसमें आपको लगता है कि कोई बात जो क्लियर नहीं है तो वो पूछ लीजिए। ये हमारा टाइट्रेशन कर्व और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है या कोई बात क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिए। अदरवाइज ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है जून 14 का वो आप अटेम्प्ट करेंगे। ये टाइट्रेशन कर्व सारे रिवाइज कीजिएगा क्योंकि अगली जो हमारी क्लास होगी इंडिकेटर्स की होगी और इंडिकेटर्स के अंदर जो है और फिर इससे आगे रिलेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। जो टाइट्रेशन कर्व का हमने या पीएच कर्व को जो डिस्कस किया है ये पीएच कर्व से रिलेटेड है जो हमारी अगली क्लास का जो है वो कंटेंट होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।